देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस 6th पेपर, जिसमें नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता की उपलब्धियां, उसके विभिन्न शिखर सम्मेलन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्षता के आधार, क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सबसे पहले लेते हैं हम लोग अवसरवादी व काम निकाल। देखिए, सितंबर 1961 में गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो। और शुरुआत में 1961 में गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की संख्या 25 थी। 2019 तक आते थे इसके सदस्यों की संख्या 122 यानी 122 के लगभग। तो यानी गुट निरपेक्षता का महत्व है अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के मंच के माध्यम से। ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जहाँ कहीं भी दो देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और उस समस्या के समाधान निकालने में इनका विश्वास है। परंतु ये भी देखा गया कि इनकी जब गुट निरपेक्ष सदस्य बने और गुट निरपेक्षता की जो मुख्य विशेषता ये थी कि वो स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता, किसी भी देश के द्विपक्षीय मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करा। इसके अलावा वो एक तटस्थ रहे। परंतु यहाँ ये देखा गया है 1961 से और अब तक, यानी 60-70 साल का जो इतिहास है, कि जिस गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र को जहाँ जिस भी महत्तम शक्ति के साथ उसका अगर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो उसके नीति, जैसे हमने देखा हमारा दोस्त सोवियत संघ है, हमने कई बार सोवियत संघ के मामलों में समर्थन किया। वैसे ही बहुत से जो अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र के समर्थक राष्ट्र थे, उन्होंने पूंजीवादी गुट का समर्थन किया। तो ये तटस्थ नहीं रहकर ये अवसरवादी और काम निकालने के लिए थी, कि क्योंकि गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र ज़्यादातर गरीब राष्ट्र हैं और एक दूसरे का सहयोग करने की कंडीशन में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इन राष्ट्रों के एक अवसरवादी और काम निकालने की नीति के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी कि ये कहने को तटस्थ हैं, ये निर्गुट हैं, परंतु इनके व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ जिस देश के साथ, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका, चाहे सोवियत संघ हो, उस नीति का इन्होंने खुलकर समर्थन किया। यानी गुट निरपेक्षता की जो आलोचना हो रही है, ये अवसरवादी और काम निकालने के लिए। दूसरा पॉइंट है वह सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक। सिद्धांत इनके बहुत उपयुक्त है कि देश स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, किसी द्विपक्षीय मामले में किसी भी राष्ट्र का समर्थन नहीं करता हो। अवसरवादी नीति, ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध है, परंतु जहाँ इनके हित उस देश के साथ है वहाँ वो उसकी नीति का समर्थन कर रहा है। तो सिद्धांत के लिए तो इन्होंने सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, परंतु ये अव्यवहारिक नीति के आधार उस सिद्धांत का सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की एक सिद्धांत उपयुक्त और अवसरवादी नीति के आधार पर ये काम कर रहा है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 122 राष्ट्र होते हुए भी इतने सुदृढ़ता के साथ ये अपने विचारों को या इनकी बात को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच से रक्षा परिषद हो, महासभा के मंच के माध्यम से अपनी बात पर, तो किसी महाशक्ति पर दबाव डालने की और इतनी सैनिक आर्थिक और इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि ये जो चाहें वो कर पाए। ऐसी परिस्थिति आज भी नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में भी आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक तरफा दादागिरी, यूरोप के राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा है। इसका मुख्य कारण है कि ये विकासशील हैं, गरीब राष्ट्र हैं और उस परिस्थिति में उनका मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए सिद्धांत उपयुक्त है, परंतु इनकी जो नीति अव्यवहारिक इसलिए है कि इनको जहाँ विरोध करना है वो खुल के नहीं करते हैं, केवल मंच के माध्यम से, और उस राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। अगर उत्तरी कोरिया की नीति दक्षिणी कोरिया के खिलाफ है तो उत्तरी कोरिया का विरोध करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। अमेरिका अगर वियतनाम में हस्तक्षेप कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। सोवियत संघ अगर अफगानिस्तान में बार बार आक्रमण कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यानी सिद्धांत तो उपयुक्त है, किंतु इनकी नीति जो अव्यवहारिक है। गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी राष्ट्र को ये सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि उस महाशक्तियों का मुकाबला कर सके। आज अमेरिका कई मामलों में, ये अमेरिका द्वारा अगर इराक में युद्ध हो रहा है तो उसकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कि इराक के साथ देने की कंडीशन है। ऐसे बहुत से देश हैं, अगर ये मान लीजिए उत्तरी कोरिया की नीति का समर्थन कर रहे हैं तो उत्तरी कोरिया के साथ देने की नहीं, वो दक्षिणी कोरिया के साथ अमेरिका है, अरब राष्ट्रों का ये समर्थन कर रहे हैं, परंतु इतनी कंडीशन नहीं है कि ये इस खुल के भाई उन अरब राष्ट्रों का समर्थन करें और उनका सहयोग करें, क्योंकि इजराइल को समर्थन अमेरिका का। तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन महानतम शक्तियों का दबदबा है, और ये केवल
एक मंच के माध्यम से सिर्फ आलोचना कर सकते हैं। इनमें इतनी ताकत न आर्थिक शक्ति है, न सैनिक शक्ति है, और न ही राजनीतिक शक्ति है, और न ही अंतर्राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में इतना दबदबा है कि ये किसी भी नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से ये उसका सहयोग करे। इसके बाद में है गुटनिरपेक्षता किसी तरह, यानी कि ये सुरक्षा की नीति नहीं है। इसके बाद में है संकुचित नीति। एक गुटनिरपेक्षता की नीति एक संकुचित नीति, एक स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण है इसका कि ये अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ती है। ये किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से ये किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। इनके जहाँ स्वार्थ हैं, जहाँ इनके हित हैं, ये उसी महत्वपूर्ण शक्ति का समर्थन करते हैं। अमेरिका के साथ अगर इनके संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करते हैं, सोवियत संघ के साथ अगर इनका कोई स्वार्थ है, सोवियत नीति का समर्थन करते हैं, इंग्लैंड फ्रांस की नीति का समर्थन करते हैं। तो गुटनिरपेक्ष सदस्य साठ, और इसमें ज़्यादातर वो राष्ट्र हैं जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, जिनके व्यक्तिगत और स्वार्थ हित है, और वो उस नीति के आधार पर ये एक तरह से खुलकर उस नीति का समर्थन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक संकुचित नीति है, अपने स्वार्थ की नीति है, अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग खुल के एक दूसरे। और जहाँ आपस में सहयोग करने की बात है, वहाँ भी सहयोग करने के केवल प्रस्ताव पारित करेंगे, सम्मेलन हो जाएंगे, शिखर सम्मेलन, परंतु उस नीति का समर्थन करने, उसका खुलकर सहयोग करने की कंडीशन में ये नहीं। राष्ट्रीय हित के बजाय नेतागिरी, एक तरह से हर 3 साल बाद में शिखर सम्मेलन होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से केवल नेतागिरी करते हैं, उनका सहयोग नहीं करते। विकासशील और गरीब राष्ट्र, इनकी बार बार मांग है कि दक्षिण अफ्रीका रंग में ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ हद मात्रा में सफल हो, पर आज नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए इतने संघर्षशील नहीं है। इनकी बात को महासमुद्र शक्तियों द्वारा तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये राष्ट्रीय हित की बजाय एक नेतागिरी की, हर 3 साल में शिखर सम्मेलन हो, उसमें अपने विचार प्रकट कर देना, उन प्रस्तावों को पारित कर देना, उन पे कुछ समाधान हो या नहीं हो, उस विषय पर ये ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, उसके लिए ज़्यादा सफलता प्राप्त करने कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये गरीब राष्ट्र हैं, इनके पास शक्ति नहीं है। अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस की ये आलोचना कर सकते हैं, उन पर दबाव नहीं बना सकते, और न ही सुरक्षा परिषद में इनकी बात को इतना मात्र सकते हैं। जिनके पास वीटो पावर है, उनके द्वारा इनको तवज्जो भी नहीं दी जा रही। तो यानी कि ये राष्ट्रीय हित के बजाय नेतागिरी की नीति। गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन, इसलिए इसमें कुछ साम्यवादी नीति का समर्थन कर रहे हैं, कुछ पूंजीवादी नीति का समर्थन कर रहे हैं, कुछ देश लोकतंत्रात्मक देश हैं, कुछ देश निरंकुशतंत्र यानी तानाशाही वाले देश हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, इंडोनेशिया और बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस गुटनिरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों में अलग अलग विचारधाराओं के लोग सम्मिलित हैं, अलग अलग नीतियों को सम्मिलित कर रहे हैं। कहीं लोकतंत्रात्मक है तो कहीं पूंजीवादी शासन वाली नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, कहीं फौजी तानाशाह वाले देश हैं। तो यानी यहाँ कहीं संसदात्मक व्यवस्था है तो कहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन कर, कहीं संघात्मक है तो कहीं एकात्मक शासन है। तो इस आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इसमें एक ही विचारधारा से प्रभावित राष्ट्रों का समय बहुत ही कम है, और उस नीति के आधार पर ये लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दिशाहीन आंदोलन है। इसमें इन राष्ट्रों में बुनियादी एकता का आलोचना एक साथ करेंगे, परंतु जहाँ एकता का समर्थन आएगा वहाँ ये पीछे हट जाते हैं। कुछ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, कुछ पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। विचारों में समानता नहीं होने की वजह से आज ये निर्गुट संगठन इतना अधिक मात्रा में सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के मंच के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, परंतु जब सुरक्षा परिषद में ये अपनी आवाज़ को बोले तो वहाँ इनकी सुनने वाले वीटो पावर वाले देश इनको तवज्जो नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर संघर्षों को टालना हो, चाहे विचारधारा की लड़ाई, चाहे सैनिक गुटों से संबंधित या सैनिक संधियों से संबंधित, वहाँ ये सफल इतनी अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। और लास्ट पॉइंट है गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंता। आज 1961 में गुटनिरपेक्ष निर्गुट संगठन की स्थापना हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर युगोस्लाविया के मार्शल, और आज तक इसके 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, परंतु इतनी अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। 120-22 राष्ट्र कहने को हैं, परंतु इनकी आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी बुलंदियों के साथ नहीं सुना जाता है। तो इसलिए क्योंकि इनके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं कि ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से बंधे हुए हैं, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ये किसी भी नीति का खुलकर समर्थन करने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है, और इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतना सफलता के साथ सफल नहीं हो पाए।
इनके महत्व हैं अंतर्राष्ट्रीय कुछ विषयों पर, तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता एक बहुत ही सफल और बहुत ही सुदृढ़ नीति है, ऐसा संभव नहीं हो पाया।